गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरा मेरा नाम शुभरंगी बेग है और जो मेरा टॉपिक है डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सबसे पहले डाइवर्सिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में देखेंगे। डाइवर्सिटी अर्थात विविधता, ठीक है। तो प्रकृति में कई प्रकार की आवृतजीवी पौधे उपस्थित होते हैं, उनमें प्रजाति विविधता काफ़ी अधिक होती है, ठीक है, जिसके कारण पौधों की सही पहचान करना एक कठिन कार्य है। इसी प्रकार पौधे के विभिन्न भागों के स्वरूप एवं संरचना में भी अत्यधिक विविधता होती है एवं पौधे का सुनिश्चित अध्ययन के लिए पौधों का पूर्ण विश्लेषण किया जाना चाहिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं। पौधों के वर्णन के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख तकनीक शब्द अपने पहचान के लक्षणों के साथ निम्न वर्णित हैं। प्रकृति या स्वभाव एवं वासस्थान से संबंधित तकनीक शब्द। पौधों का जो तकनीक शब्द है वो कौन कौन से हैं? पहला है एक वर्षीय पौधे, ठीक है। तो एक वर्षीय पौधे वे पौधे होते हैं जो अपना जीवन चक्र एक वर्ष में ही पूर्ण करते हैं। उदाहरण के लिए गेहूँ, धान, ठीक है। और दूसरा है द्विवर्षीय पौधे। द्विवर्षीय पौधे वे पौधे होते हैं जो अपना जीवन चक्र 2 वर्ष में पूर्ण करते हैं। उदाहरण के लिए हेनबेन। और तीसरा है बहुवर्षीय पौधे। बहुवर्षीय पौधे के अंतर्गत वे पौधे आते हैं जो अपना जीवन चक्र 2 वर्ष से अधिक में पूर्ण करते हैं। एग्जाम्पल के लिए नीम, आम और साल, ठीक है। और चौथा है जलीय पौधे। इसके अंतर्गत जल में वृद्धि करने वाले पौधे आते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हाइड्रिला और जलकुंभी, ठीक है। तो आगे देखते हैं। 5वां नंबर ऊपरी रोही। एग्जाम्पल के लिए आर्किडिस की विभिन्न प्रजातियां इसके अंतर्गत आती है। तो किसी अन्य पौधे के ऊपर वृद्धि करने वाले पौधे जो अपना भोजन निर्माण तथा जल हेतु उस पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। और 6वां नंबर है अमर परजीवी। परजीवी जिसे कि आप जानते हैं वह वे पादप जो भोजन हेतु किसी अन्य जीव पर पूर्णतः आश्रित रहता है, ठीक है। अपना भोजन किससे निर्भर रहता है? वो किसी अन्य पौधे पर, ठीक है। उसे पैरासाइट भी कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए अमरबेल। 7वें नंबर पर है साग। साग क्या होता है? जो न्यून होता है, कोमल होता है, वे पादप बहुत कोमल और न्यून होते हैं, ठीक है, जिसके अंतर्गत चना, मटर ये आते हैं, ठीक है। और 8वें नंबर पर है झाड़ी। इसमें जो पौधा होता है ये झाड़ी टाइप के होते हैं, अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेहंदी। 9वें नंबर पर है वृक्ष या ट्री, ठीक है। इसमें बहुवर्षीय पौधा आते हैं, ठीक है, जो 1 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक अपना जीवन यापन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए शीशम, नीम। आगे देखते हैं टेक्निकल टर्म रिलेटेड टू रूट, ठीक है। तो उसमें लिया गया है टैप रूट और एडवेंटिशियन रूट, टीसियस रूट, ठीक है, या इसको कहते हैं अपस्थानिक जड़। टैप रूट क्या होता है देखते हैं। यह मूलांकुर से उत्पन्न होने वाले जड़ है। एग्जाम्पल के लिए द्विबीजपत्री, जैसे कि यहाँ डायग्राम में आप देख रहे हैं, एक बड़ा जड़ है, उससे कई छोटे छोटे जड़ निकले हुए हैं, ठीक है। तो ये मूलांकुर से उत्पन्न होने वाला जड़ है। तो दूसरा है अपस्थानिक जड़। ये देख सकते हैं कि ये मूलांकुर को छोड़कर
किसी भी अन्य स्थान से विकसित होते हैं। ठीक है, तो ये एक पौधा है, उसका जो जड़ है वो कहीं से भी निकला हुआ है। ठीक है, जिससे कि इसमें अलग से एक बड़ा जड़ नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं मॉडिफाइड टैप रूट। रूट में जो परिवर्तन हुआ है, कैसे मॉडिफाई होते गया है टैप रूट, उसको यहाँ पे दिखाया गया है। तो पहला है तरकु रूप, फुसीफॉर्म। ठीक है, यह मध्य में सर्वाधिक फूला हुआ एवं शीर्ष एवं आधार की ओर क्रमशः पतला होता है। एग्जाम्पल के लिए मूली। ठीक है, यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। दूसरा है शंकु रूप, इसका आधारीय भाग फूला हुआ तथा शीर्ष की ओर क्रमशः पतला होता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ गाजर को लिया गया है। ठीक है, तीसरा है कुंभी रूप, इसका आधारीय भाग फूलकर लगभग गोल तथा शीर्ष की ओर एकाएक पतला हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए सलजम, चुकंदर। ठीक है, जैसे कि आप देखे हैं सलजम और चुकंदर कुंभी रूप टाइप से दिखता है। आगे देखते हैं मॉडिफाइड एडवेंटिशियन रूट। ठीक है, तो इसमें पहला देखेंगे रेशेदार जड़। तो हम लोग देखे थे कि टैप रूट का जो परिवर्तन है उसको देखे थे, तो अभी देखेंगे अपस्थानिक जड़ का जो मॉडिफाई आगे चल के कैसे हुआ उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पहला है रेशेदार जड़, फाइब्रस रूट कहते हैं। ये अनेक पतले तथा धागेनुमा मूल होते हैं, जैसे कि घास और धान। घास और धान के आप जड़ को देखे हैं, जैसे यहाँ एग्जाम्पल के लिए डायग्राम में देखते हैं, इस प्रकार से होता है। तीसरा है कंदील जड़, ट्यूबरस जड़। ठीक है, ये अनियमित रूप से फूले हुए जड़ होते हैं। एग्जाम्पल के लिए शकरकंद, जैसे यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार अनियमित रूप से फूले हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा आरोही मूल, लता के तना या शाखाओं से उत्पन्न होने वाले मूल जो इसे आधार से चिपक कर बढ़ने में मदद करती है, जिसे किसी अन्य पौधा पर या चिपक कर अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो जैसे कि आप लोग हमने पहले अभी देखा कि डाइवर्सिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तो अभी देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो विभिन्न प्रकार के फूल क्या है, उन्हें कई अलग अलग तरीकों में वर्गीकृत किया जा सकता है, क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। ठीक है, तो सीड की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। जड़, तनों या पत्तियों की उपस्थिति के आधार पर भी इनका वर्गीकरण या अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में जो क्लासिफिकेशन किया गया है फ्लावरिंग प्लांट का, उसका हम अध्ययन देखेंगे। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन, एंजियोस्पर्म की श्रेणी की बड़ी संख्या में आते हैं और इसीलिए एंजियोस्पर्म को क्लासिफाइड करने की ज़रूरत पड़ी। इससे 3 सिस्टम हैं जो एंजियोस्पर्म को वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, पहला है एंटिनो लॉरेंट के जोशियो का वर्गीकरण, अगस्टीन की कैंडेलो का वर्गीकरण, और तीसरा है बेंथम एंड हुकर का वर्गीकरण। ठीक है, तो इसमें हम लोग तीसरा नंबर का देखेंगे, बेंथम एंड हुकर का वर्गीकरण। ठीक है, देखते हैं बेंथम एंड हुकर का वर्गीकरण। हुकर ने समस्त फ्लावरिंग प्लांट अथवा बीज धारण करने वाले पौधों को निम्नलिखित 3 वर्गों में डिवाइड या बांटा है। ठीक है, पहला है डाइकोटिलिडेंस, दूसरा है जिम्नोस्पर्म, तीसरा है मोनोकोटिलिडेंस। ठीक है,
तो इन्होंने जिम्नोस्पर्म प्लांट को डाइकोटिलेडन्स एंड मोनोकोटिलेडन्स के मध्य में रखा। इसके वर्गीकरण की रूपरेखा इस प्रकार है, ठीक है। सीड प्लांट, ठीक है। सीड प्लांट को जैसे कि आप देखेंगे 3 भागों में बांटा गया है, डाइकोटिलेडन्स, जिम्नोस्पर्म, मोनोकोटिलेडन्स, ठीक है। तो डाइकोटिलेडन्स को 3 सब क्लासेस में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। और 14 सीरीज में और 25 ऑर्डर में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। और जिम्नोस्पर्म को 3 ऑर्डर और 44 जेनेरा और 4153 स्पीसीज में वर्गीकृत किया गया है। उसके आगे है मोनोकोटिलेडन्स, इसे 7 सीरीज, 34 फैमिलीज, 1495 जेनेरा, 18,516 स्पीसीज में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म को 3 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, जैसे जेंटलिस, साइकलडेलिस, कोनिफ्रेलिस, ठीक है। उसके बाद है जेंटलिस को 3 क्लासेस में वर्गीकृत किया गया है। पहला क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ठीक है। पॉलीपेप्टली, गैमोपेप्टली, मोनोक्लाइमेडी, ठीक है। तो इसमें 3 सीरीज है पॉलीपेप्टले में, ठीक है। तो पहला है थालामीफ्लेरी, ठीक है। इसका कैरेक्टर है इस सेपल स्वतंत्र तथा अंडाशय से जुड़े नहीं होते हैं और फ्लावर हाइपोगैनस होते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं कि दूसरा है डीसी फ्लेरे और क्लैरा फ्लेरे में विभाजित किया गया है। 15 ऑर्डर है, 82 फैमिलीज है और 2610 जीनस है, ठीक है। फिर गैमेटोपेटले में देखेंगे इनफ्रिए, ठीक है। इसका कैरेक्टर क्या है? पुंकेसर की संख्या दल लोब्स की संख्या के बराबर होती है इसमें, ठीक है। और हेट्रोमेरे में देखेंगे कि कार्पल की संख्या 2 से अधिक हो जाता है, सुपीरियर ओवरी पाया जाता है। पुंकेसर एपिपेटल्स अथवा स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। और तीसरा है बाइकैपिलरी, ठीक है। इसमें क्या है कैरेक्टर? सेपल्स स्वतंत्र या संयुक्त होते हैं। पुंकेसर दल पालियों में सुपीरियर क्रम में होते हैं। पुंकेसरों की संख्या दल की संख्या के बराबर होती है। अंडाशय प्रयास सुपीरियर होता है, ठीक है। 10 ऑर्डर है, 45 फैमिलीज है और 2619 जीनस है, 34,556 स्पीसीज है, ठीक है। उसके बाद है क्लास बी मोनोक्लाइमोमाइडे और इनकम्प्लीटेड, ठीक है। तो इसे 8 में डिवाइड किया गया है। पहला है कर्वेम्ब्रिये, मल्टी ओव्यूलेट, इक्वेटिएसिए और मल्टी ओव्यूलेट ट्रीसेस, माइक्रोएम्ब्रिये, डेफिनेलिए और
यूनिसेल्युलर और ऑर्डिनेसेस एनिमल 36 फैमिलीज, 801 जीनस और 11,784 स्पीसीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है। जो मोनोक्लाइमेडी का जो कैरेक्टर है वो पेरी एंथी संयुक्त होते हैं, फ्लावर प्राय अपूर्ण होते हैं। इसमें 8 सीरीज है। ठीक है। इसमें पहला है सीरीज, जो देखेंगे कितना भागों में बांटा गया है, इसे 7 भागों में, जो कि माइक्रोस्पर्मे फैमिली आर्किडीज है, और एपिगैने ये फैमिली साइटिनेमी, और कार्नोनेरिये फैमिली लिलिएसी, और चौथा है ग्लाइसिनिये फैमिली टाइफेसी, और एपोकार्पो एरपिए जो है उसका फैमिली है एलिनियसी, और ग्लैमेसिए फैमिली है ग्रैमिनी। ठीक है। तो हम लोग देखें कि किस प्रकार फ्लावरिंग प्लांट का डाइवर्सिटी एंड उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो मेरा टॉपिक यही समाप्त होता है। थैंक यू।